Good evening, welcome to JL Prayojan classes, and we are here for your preparation of JSSC PGT and lab assistant upcoming examination. आप लोग का lab assistant और JSSC PGT दोनों के लिए हम लोग जो है तैयारी करवाने वाले हैं। और इंट्रोडक्शन सेक्शन हमारा हो चुका था, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि क्या हमारे पास सिलेबस है और कैसे हमको डील करना है। तो आज जो है हम अगला स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात किए थे और हमारा टॉपिक क्या था। पर बेसिक यही है, फिर से है, हम ये कह रहे हैं कि खास करके केमिस्ट्री के लिए ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हर दिन जो है ऐसे काटिए कि जैसे ये आखिरी दिन है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब हो जाएगा और फिर जो है पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स है यहाँ पर और 12th से लेकर के ग्रेजुएशन मास्टर्स तक का पोर्शन है। सो आप ये समझ के चलिए कि जो भी क्वेश्चन पेपर बनाएगा वो ये जानता होगा कि इतने सारे चैप्टर्स में स्टूडेंट पूरा 20 का 20 चैप्टर करके आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उनका ही एग्ज़ाम निकलेगा जिनके पास जो चैप्टर्स का कमांड होगा। अगर आपके पास 10 चैप्टर भी है, पर अगर 10 चैप्टर का कमांड है आपके पास, तो समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो जो भी चैप्टर्स पढ़िए ऐसा करिए कि कमांड में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है कि आपको जो है एक एक पेज का सॉल्यूशन लगे, डेरिवेशन लगे, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन होगा, पर वो होगा कि कॉन्सेप्ट चेक करेगा आपका। और एक बार एग्ज़ाम निकल गया तो फिर बल्ले बल्ले फिर रिलैक्स है। तो काफ़ी वक्त के बाद ही आया है और सभी लोगों का जो है भरपूर प्रयास होगा कि इस बार जो है एग्ज़ामिनेशन निकाल लिया जाए। तो मेरा भी यही प्रयास है कि आप लोग का एग्ज़ामिनेशन निकल जाए और JN प्रयोजन क्लासेस का भी जो है थोड़ा सा इसमें जो है सहयोग रहेगा आपका हर कदम के लिए, चाहे वो JSSC PGT के लिए हो या फिर आपको जो है लैब असिस्टेंट का तैयारी कराने के लिए हो। दोनों हम लोग करवाएंगे फुल सिलेबस के साथ, पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी पोर्शन जो भी सिलेबस है एकदम सिलेबस को पकड़ करके चलेंगे। सिलेबस पकड़ के चलने ही से ही हमारा जो है सारा मसला का हल हो जाएगा, सारा समाधान हो जाएगा। तो इससे पहले कि हम जो है आगे डिस्कस करें, हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे कि हम लोग लास्ट क्लास में जो है फर्स्ट क्लास में क्या देखे थे। हम लोग डील कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पे। क्या हम लोग देख रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था? केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग जो है जनरली इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, क्या स्पीड है उस रिएक्शन का, कितना फास्ट हो रहा है वो रिएक्शन या कितना स्लो हो रहा है वो रिएक्शन, वो जानने के लिए हमें जो है केमिकल काइनेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होने का जो है 3 टाइप का रिएक्शन हो सकता था। कौन सा 3 टाइप का रिएक्शन हो सकता था? जस्ट ये रिकैप है आपका पुराना पढ़ा हुआ क्लास का, कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो सकता था, वेरी फास्ट रिएक्शन, रिएक्शन बहुत स्लो हो सकता था, वेरी स्लो रिएक्शन, या फिर रिएक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो ना बहुत ज़्यादा स्लो हो, एक मॉडरेट टाइप का रिएक्शन हो, ना बहुत ज़्यादा फास्ट ना बहुत ज़्यादा स्लो, एक अगर मॉडरेट टाइप का रिएक्शन हो तो उस टाइप के रिएक्शन को कहते थे मॉडरेट टाइप का रिएक्शन। तो हम लोगों को इस चैप्टर में जो डील करना है, खास करके अगर हम लोग जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ना हमें फास्ट रिएक्शन देखना है ना हमें स्लो रिएक्शन देखना है, हमें सिर्फ जो है मॉडरेट टाइप का रिएक्शन देखना है जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं हो, आवर्स में हो, मिनट्स में हो या फिर डेज में हो, इस टाइप का। ऐसा नहीं कि सालों साल लग रहे, 10 साल लग रहे, भाई कोई रिएक्शन हम लगा करके छोड़ दिए हैं A+B और ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होने में जो है काफ़ी साल लग जा रहा है। तो इस टाइप का रिएक्शन को भी हमें नहीं देखना है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग यही बात किए थे कि जो रिएक्शन है वो कितने टाइप का रिएक्शन होगा और कौन से रिएक्शन जो है हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये देखे थे कि अगर कोई एक रिएक्शन होता है A+B C बनाता है, कोई एक रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन के बारे में मान लीजिए कि आपने एक बीकर लिया था और बीकर में आपने क्या किया था, आपने AB डाला था उसमें और आपने B भी डाला था उसमें, और आपके पास जो है प्रोडक्ट C बन रहा था।
तो जब ये इस टाइप का रिएक्शन लिया था A + B गिव्स C, तो हमें ये पता लगाना था कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये रिएक्शन जो A और B में जो है आपस में मिल करके बन रहा है, इसका रिएक्शन जो C प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने स्पीड से बन रहा है। क्या तुरंत डालते के साथ बन जा रहा है, या फिर 5 मिनट ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, वो हमें जानने के लिए जो है उसका रेट जानना पड़ेगा। और रेट जानने के लिए अगर मान लीजिए आपके पास A था, तो मान लीजिए आपस में A अपने पास आपस में बॉन्ड बनाया हुआ होगा और B होगा, तो वो आपस में बॉन्ड बनाया होगा। अब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये लोग आपस में मिल करके कुछ एक नया प्रोडक्ट C बनाएंगे। तो ये सारा चीज में टाइम लग जाता है, कुछ एनर्जी भी लगती है। अब जितना ज्यादा टाइट बॉन्ड होगा उतना ज्यादा उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, तो टाइम भी उतना ही ज्यादा लगेगा। और जितना वीक होगा उतना जल्दी टूट करके आपस में जुड़ जाएगा। अगर आपका आपके फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है और कोई तीसरा आदमी उसको तोड़ना चाह रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। वो आपकी बात उधर बोलेगा, उसकी बात आपको बोलेगा, दोनों के बीच में अगर दरार पैदा करना चाहेगा। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है उतना मुश्किल आने वाला है वो तीसरे आदमी को उसको तोड़ने के लिए, और जितना वीक फ्रेंडशिप है उतना जल्दी टूट जाएगा। 1 घंटे में टूट सकता है, मगर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर टूटना भी मुश्किल है। तो वही है कि कोई भी रिएक्शन अगर पार्टिसिपेट करेगा तो कुछ टाइम लेगा, और क्या टाइम लेगा वो हमको जानने के लिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन से पता चलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा। नाउ हमें ये देखना था कि अगर कोई रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है, अगर A इसके अंदर जा रहा है, B इसके अंदर जा रहा है, तो जो मान लो शुरू में अगर सपोज करो कि 100 मॉलिक्यूल A का था मान लो, और B का भी 100 था, 100 दोनों का मॉलिक्यूल से सपोज कर रहे हैं। तो मान लो कि ये जब कब था, जब टाइम 0 था, जब दोनों इसके अंदर नहीं गया था तब। मान लो कि 10 मिनट के बाद उस रिएक्शन को हमने देखा, 10 मिनट के बाद उस रिएक्शन को देखा, तो देखा कि जो 100 मॉलिक्यूल्स था वो घट करके अब 50 हो गया है। क्यों 50 हो गया? क्योंकि कुछ इसमें चला गया होगा। इसको भी हमने देखा तो 100 घट करके मान लो 50 हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि 50-50 दोनों मिलकर के कुछ कंज्यूम हुआ होगा, तो C बनाया हुआ होगा। तो 10 मिनट के बाद वो 50-50 हो गया। तो हमने क्या देखा कि A का कंसंट्रेशन भी घट जा रहा है टाइम के साथ, B का कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ घट जा रहा है, और C का क्या होगा? C पहले कुछ नहीं था जब, मगर जैसे ही ये लोग का 50-50 मिला तो C भी मान लो कि तुम्हारे पास 50 बन गया। नाउ C का कंसंट्रेशन भी आ गया, तो इसका मतलब है A और B का कंसंट्रेशन घट रहा है और C का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो इससे ये हम लोग प्रूफ कर पाए, क्या प्रूफ कर पाए कि A का जो होगा वो क्या करेगा? डिसअपियर करेगा। डिसअपियर मतलब गायब होना शुरू हो जाएगा। क्या गायब होना शुरू हो जाएगा? A जो रिएक्टेंट में है, इन दोनों को रिएक्टेंट बोलते हैं जो आपस में कंबाइन करता है, और ये जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इन दोनों को रिएक्टेंट कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को जानकारी है, क्योंकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो जानकारी होगा ही। तो A डिसअपियर करना शुरू हो जाता है, तो B भी डिसअपियर करेगा। क्यों डिसअपियर करेगा? क्योंकि वो कम होगा। और फॉर्मेशन किस चीज का होगा? अपीयरेंस किस चीज का होगा? फॉर्मेशन कह ले या फिर कह ले अपीयरेंस। जो बनेगा वो बनेगा, क्या बनेगा? C जो है आपका बनेगा। तो हम लोग एक सिंपल टर्म्स में, बिफोर गोइंग टू द रेट ऑफ रिएक्शन, वी कैन जनरली डिफाइन इन टर्म्स ऑफ सिंपल अपीयरेंस और डिसअपियरेंस, कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A, मतलब कितने तेजी से A घटेगा। तो A घटेगा -dA/dt विथ टाइम dt। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे कि जो है, या लास्ट क्लास में हम लोग इस तरीके से इसको डिफाइन किए थे, उसी टर्म्स में लिखते हैं, ΔA/ΔT। तो हमने बोला कि A का कंसंट्रेशन में जितना चेंज होगा विथ टाइम, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आएगा वो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो A कितने स्पीड से डिसअपीयर करेगा वो A के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सिर्फ A कितने स्पीड से घट रहा है विथ टाइम, टाइम के साथ। तो B के लिए भी हम क्या लिखेंगे? माइनस ΔB
बाई डेल्टा टी, और ये कंसंट्रेशन का साइन है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और सी क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो हियर इज दैट कि यहां पर आपके पास जो है ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन क्या डिनोट कर रहा है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कोई भी अगर आप कहीं चल करके जा रहे हैं तो आप नेगेटिव में नहीं चल करके जाएंगे, आपका स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बढ़ता चला जाएगा या फिर कांस्टेंट जीरो पे आके रुक जाएगा, पर नेगेटिव में नहीं जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव में ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कभी कभी जो है आपको ऑप्शंस देगा तो बोलेगा कि इनमें से कौन रेट ऑफ रिएक्शन होगा। मान लो आपको एग्जाम में कभी इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा कि A प्लस बी सी बना रहा है, तो बताइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या है, माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी या प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट बन रहा है तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ध्यान रखने का वाला बात ये है। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, और माइनस इसीलिए पर्पसफुली लगाया गया है यहाँ पे, ताकि ये जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वो खुद ब खुद वो आंसर माइनस में आएगा और वो माइनस माइनस मिलकर के प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, क्या रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस हो रहा है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इन तीनों में से अगर हमें कुछ भी आइडिया है तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन जान सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है जनरली हम लोग क्या लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ disappearance of reactant या rate of formation of प्रोडक्ट, फॉर्मेशन कह लीजिए या अपीयरेंस कह लीजिए, विथ चेंज इन टाइम। टाइम के बदलाव होते ही रेट पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो हमें जानने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक जनरल टर्म में हम लोग ये लिख सकते थे कि अगर हमारे पास ए और बी है और ये मिलकर के सी बना रहा है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को ROR में डिफाइन कर लेते हैं, बार बार ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ROR रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए, जो भी रिएक्टेंट है, डेल्टा ए की जगह में कुछ भी हो सकता है, जो भी रिएक्शन एग्जाम में दिया हुआ है, इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। ठीक है, इसको कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी दिया रहे तो घबराना नहीं है, डी ए बाई डी टी या माइनस डी बी बाई डी टी या प्लस डी सी बाई डी टी, ये दोनों सेम चीज है। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें किसी एक का भी पता होगा तो हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन पता लगाया जा सकता है। अगर हमें सिर्फ ये पता होगा ए के बारे में तो हम भी पता लगा सकते हैं, बी के बारे में पता होगा तो भी लगा सकते हैं और सी के बारे में भी। यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग बोले थे कि अगर स्टाइकोमेट्री रहे कोई रिएक्शन में, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, अगर इस टाइप का एग्जाम्पल रहे हमारे पास तो हम जो है स्टाइकोमेट्री कभी भी रहेगा तो हम लोग देखे थे कि वो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हुए वो हमेशा बॉटम में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा और फिर हो जाएगा डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस 1 बाई बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस 1 बाई सी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू प्लस 1 बाई डी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये एक जनरल टर्म था, इसको आपको, ये जनरल टर्म है, मतलब कि कोई भी रिएक्शन रहेगा वो उसका स्टाइकोमेट्री बेस में चला जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके थे
मगर एक खास तौर पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको कहां पर घुमाएगा कि कभी भी रेट ऑफ अपीयरेंस, जो कि अभी हम लोग पहले पढ़े, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर कभी दिया हुआ रहे, उस समय स्टाइकोमेट्री को यूज नहीं करना है। उस समय स्टाइकोमेट्री को यूज नहीं करना है। स्टाइकोमेट्री कहां यूज होगा? स्टाइकोमेट्री वहीं यूज होगा जहां रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए आए। आपको एग्जाम में पूछे, मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया a प्लस बी गिव्स c और बोलेगा व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a, तो आपको सिंपल ये लिखना है। अगर इसके सामने मान लो कि a लिखा हुआ है और इसके सामने b लिखा हुआ है, तो आपको a और b यहां पर ऐसे नहीं करना है, कभी नहीं। अगर सिंपल रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पूछता है तो आपको स्टाइकोमेट्री यूज नहीं करना है, ये बात क्लियर रखिए। पर स्टाइकोमेट्री कहां यूज होगा? जहां आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, ये ऐसा फॉर्म में आप स्टाइकोमेट्री यूज कीजिएगा। पर जहां रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस है वहां पे कुछ नहीं, सिंपल जो उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम, ये बस आपको जानना है। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस दिया हुआ है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, तो एक बड़े बड़े मोटे अक्षरों में हम ये समझ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी चीज का निकालना हो तो हम ये समझ सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन विथ चेंज इन टाइम। इसमें हम लोग दो टाइप का रेट पढ़ चुके थे, रेट हम लोग दो टाइप का पढ़ चुके थे। एक को पढ़े थे एवरेज रेट और एक को पढ़े थे इंस्टैंटेनियस रेट। और हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा था, एक गाड़ी चालक था छोटू, उसके एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा था। छोटू जब जा रहा था, घर से निकला था और सुजाता चौक पहुंचा था और फिर सुजाता चौक से फिर वो डोरंडा गया था। और हमने क्या बोला था कि सुजाता चौक से डोरंडा जाने तक, हम यहाँ शुरू से नहीं जोड़ रहे, हम सिर्फ ये जोड़ रहे हैं, सुजाता से डोरंडा जाने तक छोटू का गाड़ी स्पीड सेम नहीं रहा होगा। सुजाता पे तो बहुत ट्रैफिक रहता है और पुलिस लोग भी रहता है, तो कभी हेलमेट नहीं पहने हैं तो उड़ा के बाइक चला देते हैं, और कभी अगर हेलमेट पहने हैं तो एकदम शान से सामने से निकलते हैं, तो स्पीड तो सेम नहीं रहा होगा, स्पीड वेरिएबल रहा होगा। तो जब सुजाता से डोरंडा तक वो जा रहा था, उसका स्पीड चेंज क्या होगा, कभी 20 के स्पीड से चल रहा होगा, कभी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा होगा। तो एक सुजाता से डोरंडा जाने में अगर मान लो उसको 10 मिनट का समय लगता है और उसका अलग अलग स्पीड होता है, कभी 10 होगा, कभी 20 होगा, कभी 30 होगा, तो इस टाइप का रेट जो एक ड्यूरेशन के बीच में चेंज होते रहता है, इस टाइप का रेट को कहते हैं एवरेज रेट। और एवरेज रेट इसी तरीके से निकलेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, मतलब इनिशियली अगर यहां पर था और यहां पर जाने में कितना चेंजेस हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। 10 मिनट उसको छोटू को लगा था जाने में, कोई रिएक्शन को होने में अगर 10 मिनट लगेगा, यही फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। पर इंस्टेंटेनियस रेट, फॉर एग्जाम्पल अब हमको छोटू का जरूरत पड़ गया, छोटू जो है अपना मोबाइल घर पे ही भूल गया, चला गया था, नहीं मोबाइल भूल जाएगा तो फिर हम कॉल कैसे करेंगे उसको, नहीं मोबाइल नहीं भूला था, क्या भूल जाएगा, अपना वो वॉलेट भूल करके चला गया, तो अपना पर्स नहीं लेकर के गया था वो, तो फिर हम छोटू को तुरंत घर से फ़ोन किए कि छोटू तुम अपना पर्स भूल गया, कहाँ पर हो? तो उसने बोला कि अब जो है हम बस ओवरब्रिज चढ़ रहे हैं। तो वो गाड़ी चलाते हुए फ़ोन उठा लिया था, हेडफोन लगा के चला रहा था। तो हम पूछे छोटू जरा अपना स्पीड देख के बताओ कितना स्पीड में हो, इतना स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो गिर जाओगे, बात करते हुए चला। बोला नहीं भैया ज़्यादा स्पीड में नहीं है, बस 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में है। तो छोटू हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चला रहा है। तो उस सेकंड, जिस सेकंड हमने छोटू को कॉल किया और उससे उसके स्पीड के बारे में पूछा, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज का अगर हमको रेट जाना हो तो उस टाइप के रेट को बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। एक इंस्टेंट पे, उसमें चेंज इन टाइम नहीं है कि इनिशियल आपके पास कितना टाइम था, फाइनल कितना टाइम था। यहां पर चेंज इन टाइम है, 10 मिनट का है, मतलब इनिशियली 0 हुआ होगा, बाद में 10 मिनट का टाइम हुआ होगा, तब हम लोग चेंज का बात किए। पर यहां पर चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। जिस समय रिएक्शन हुआ उस समय क्या रेट था, उस समय क्या उसका स्पीड था, वो बता देगा आपको इंस्टैंटेनियस रेट।
So both rates should be clear to you. Now we move on to our new topic, that is factor affecting the rate of reaction. This is according to your syllabus only. When you have seen the syllabus, there is special mention of factors affecting rate of reaction. There are various factors that affect the rate of reaction, and the speed of the reaction can be increase or decrease also depending on some certain factors. And in examination also they will ask the question regarding the various factors that are affecting the rate of the reaction. कौन सा फैक्टर्स है जो आपको रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है, आइए हम लोग देखते हैं. So the factor number 1 which affect the rate of reaction is nature of reactant. Nature of reactant अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे कि कोई भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए उस पर कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा. जैसे हम लोग फ्रेंडशिप की बात किए थे ना कि दो लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है, ये एक हाथ हो गया, ये दूसरा हाथ हो गया, ये दो लोगों के बीच फ्रेंडशिप है. हम यहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं कि अरे ये बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है ये दोनों के बीच में, चलो इस फ्रेंडशिप को तोड़वाते हैं. अब ये दोनों के बीच में कितना अच्छा रिलेशन है, कितना अच्छा ये दोनों के बीच में रिलेशन है, तीसरा आदमी को घुसने के लिए उतना एनर्जी लगाना पड़ेगा. और वो जो एनर्जी लगाएगा, अगर उन दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा नहीं हुआ तो तीसरा आदमी बीच में घुस जाएगा, और अगर उन दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा हुआ तो तीसरा आदमी को घुसने में टाइम लगेगा या ना भी घुस सके. तो वही है पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिससे स्पीड ऑफ रिएक्शन पता चल अफेक्ट करेगा, मतलब बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, दैट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट. जो रिएक्टेंट है उनका नेचर क्या है, क्या बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा या फिर बॉन्ड स्लोली ब्रेक होगा, क्या होगा वो हमको पता लगाना होगा. तो हमारे पास है द डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. अब अगर हमारे पास कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये मिलकर के अगर आपके पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में इजी पड़ेगा या लेट पड़ेगा वो डिपेंड करेगा उसके रेट ऑफ रिएक्शन में. तो इन दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन में ये NO वाला ऑक्सीजन वाला जो है रिएक्शन फास्ट है क्योंकि इसका बॉन्ड ब्रेकेज जो है इजी है इन कंपैरिजन टू इसका, इसीलिए द फर्स्ट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट. सेकंड थिंग जिससे रेट आपका डिटरमाइन होगा दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन का हमेशा याद रखना, कंसंट्रेशन इज जनरली द स्ट्रेंथ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन का एक फेवरेट यूनिट भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और एक होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, पर केजी, और वो पर लीटर. तो हम लोग जनरली जो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है दैट इज मोलैरिटी कैपिटल M, और मोलैलिटी जो होता है वो स्मॉल m होता है. ठीक है, तो हमारे पास ये था कि कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आएगा उससे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो है एक बीकर लिया और उसमें हमने डाला NO और इधर से डाला हमने O2, और हमारे पास ये जब यहाँ बन रहा है NO2. अब क्या है कि NO और O2 का कंसंट्रेशन मान लो पहले 50 था और ये भी 50 था, तो 50-50 मिल करके ये इसका NO2 बनाएगा. पर अगर हम इसको बढ़ा दें 100 कर दें और इसको भी बढ़ा करके अगर हम 100 कर दें, तो अब इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल जो इसके अंदर जाएगा वो 100 मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट करेगा, तो रिएक्शन जो है नेचुरली फास्ट होगा, ज्यादा टकराएगा, जल्दी जल्दी टकराएगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा. तो सेकंड जो हमारा पॉइंट कहता है, सेकंड जो हमारा पॉइंट कहता है वो यही कहता है कि हमारे पास हायर द कॉन्सेंट्रेशन फास्टर इज द रिएक्शन. जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा फास्टर उतना ज्यादा रिएक्शन रहेगा. थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या इफेक्ट रोल प्ले करेगा वो आप देखिए. आपके पास मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है. अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहा है, बहुत धीरे से जा रहा है, बहुत धीरे से फिर दूर आ रहा है, और ऐसे एक प्रोडक्ट बन जा रहा है. पर क्या हो अगर हम इसको हीट देना शुरू कर दें, इसको हीट करना शुरू कर दें,
मान लीजिए आपको उठा करके हम तवा में बैठा दिए, आपके अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, तुरंत तावल से उछलिएगा, वाइब्रेशन आएगा आपके अंदर में, मोशन आएगा आपके अंदर में। उसी हिसाब से अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है और अगर आप उसको हीट दे रहे हैं तो हीट देने से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, और जब वाइब्रेशन होता है तो इधर उधर बहुत तेजी से भागता है, और जब बहुत तेजी से भागेगा तो आपस में बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा। जितना अच्छा इफेक्टिव कोलिजन होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। तो तीसरा एकदम रटने का बात नहीं है, एकदम नेचुरली सोचना है कि अगर हम किसी चीज़ को हीट देंगे वो इधर उधर भागेगा, इस दौरान वो आपस में टकराएगा। एक अगर तुम एक बीकर ले लो, 2 मॉलिक्यूल रख दो और इसको हीट कर दो, ये भागना शुरू करेगा, ये भी भागना शुरू करेगा। अब जितना जल्दी जल्दी भागेगा आपस में उतना ज़्यादा टकराएगा और उतना फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही कहता है कि टेम्परेचर के साथ जो है रेट ऑफ रिएक्शन बनता है, और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि रेट जो है एग्जैक्टली 10 डिग्री राइज इन रेट 2 गुना हो जाता है। मतलब हर 10 डिग्री के राइज पे, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है तो मान लीजिए x उसका रेट है, अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस हुआ तो रेट सीधा 2x हो जाएगा, 10 गुना राइज है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे रेट का, टेम्परेचर के साथ रेट का क्या इफेक्ट है। तीसरा जो हमारे पास, चौथा हमारे पास जो फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन जिस चीज पे डिपेंड करता है, दैट इज अ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, प्रमोटर्स भी हो सकता है, पॉइजन्स भी हो सकता है। प्रमोटर्स क्या होता है? ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, और पॉइजन्स क्या होता है? ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे। जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल प्रमोटर्स को बहुत जानते हैं, कोई भी रिएक्शन में डाल दिए और उसके अंदर जो है प्रोडक्ट बन गया। मगर पॉइजन्स भी होता है, रोजमेंट रिएक्शन आपको याद होगा, प्लैडियम वहाँ पर हम लोग यूज़ करते थे, जिससे वो रिएक्शन जो है अल्डिहाइड पे ही बंद हो जाता था और वो जो है एसिड पे कन्वर्ट नहीं होता था। वो रिएक्शन को अल्डिहाइड पे रोकने के लिए, बेंजल्डिहाइड पे रोकने के लिए हम लोग जो है प्लैडियम का यूज़ करते थे। तो वो एक्ट एज अ पॉइजन, मतलब वो रिएक्शन को जो है प्रोसीड ही नहीं करने देता। अगर रिएक्शन पे यहाँ तक जाना है तो यहाँ तक रोक देगा, दैट इज अ पॉइजन। तो कैटलिस्ट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैटलिस्ट या तो रिएक्शन को फास्ट कर देगा या रिएक्शन को स्लो कर देगा। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि आपके पास जो है कैटलिस्ट का एक बेसिक काम होता है, अगर ये कोई कैटलिस्ट है, मान लीजिए V2O5 है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और आपके पास A और B है और आपको C बनाना है। ये आपस में रिएक्शन जल्दी फास्ट नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है। अब दोनों के बीच में बॉन्ड बन नहीं रहा है भाई। अब इधर कोई है, इसके दिल में भी आग है, उसके दिल में आग है, पर बन नहीं रहा है। तो फिर तीसरा आदमी कौन आता है भाई? अब जो उसका फ्रेंड है, सहेली है, वही तो उस बीच में जो है कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। अब ए बोलेगा कि ठीक है, यहाँ पर हम हैं, तुम उसको ही बुला लो, और ये जो है सहेली है। अब क्या हो रहा है? नाउ दिस प्रोवाइड्स अ न्यूट्रल ग्राउंड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा था, दूर दूर थे क्लास में, एक कोई इधर बैठ रहा है, कोई इधर बैठ रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब क्या हुआ? 3 लोगों का सीट है, बीच में जो है सहेली बैठ गई, इधर इससे भी जान पहचान, इससे भी जान पहचान। फाइनली क्या हुआ? ए और बी का आपस में जान पहचान हो गया वाया दिस कैटलिस्ट। और फिर कैटलिस्ट क्या किया? जब रिएक्शन हो गया, दोनों में बातचीत हो गया, कैटलिस्ट को उठा करके साइड फेंक दिया गया। ना उसका रिएक्शन में कोई चांस था, ना उसको है थोड़ा मोड़ा समोसा खिला करके जो है निपटा दिया गया। तो इस टाइप की चीज को बोलते हैं कैटलिस्ट, जो अपना सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन को होने के लिए। तो दिस इज और काइंड ऑफ अ प्रमोटर। और पॉइजन्स होता है जैसे कि कोई ऐसा सहेली हो गया कि पहले से बन रहा है पर बीच में घुस करके जो है रिएक्शन को तोड़ा दिया, रिएक्शन वहीं स्टॉप हो गया, दैट इज नोन एज पॉइजन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो फास्ट कर देगा, ये सहेली फास्ट कर दिया, पॉइजन वाला सहेली रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर दिया। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो कोई रिएक्शन जब प्रोसीड करता है, चलता है, तो वो रिएक्शन जो है उसके लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई चीज घुल रहा है कोई चीज में, तो उसको एक घुलने के लिए सॉल्वेंट चाहिए होता है। जैसे कि पोलर कंपाउंड पोलर में ही घुलता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर जो है एग्जाम्पल के मान के चलिए कि हेक्सेन है। हेक्सेन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर मतलब उसके अंदर पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि चार्ज का सेपरेशन होना, प्लस माइनस में चार्ज अगर सेपरेट होगा तो उसको पोलैरिटी कहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास OH है, ठीक है, और आपके पास जो है यहाँ पर एक पोलैरिटी डेवलप होगा, माइनस और प्लस चार्ज का सेपरेशन होगा, माइनस अपने चार्ज को अपनी ओर खींचेगा प्लस से, और इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके चारों ओर, तो एक पोलैरिटी डेवलप होगी। और पोलैरिटी जब डेवलप होगी
तो मोल पोलर कंपाउंड है, मोर पोलर कंपाउंड है तो उसमें जो है पोलर चीज ही इजीली जा पाएगा। इसीलिए बहुत बार देखा होगा कलर वलर लग जाता है, हम लोग लैब में जब काम करते हैं तो वहाँ पर कलर लग जाता है, तो फिर जो है अगर कलर लगेगा तो उसको पोलर कंपाउंड से डालिएगा तो ईजिली चला जाएगा, नहीं तो जितना भी नॉन पोलर डालिएगा तो मुश्किल हो जाता है। हम लोग डाइस वगैरह पे काम करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जनरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो है हम लोग यूज़ करते हैं ताकि वो डिजॉल्व हो जाए। Now moving on to the topic. So there is a reaction when sodium acetate react with methyl iodide, then it gives methyl acetate and sodium iodide. Now the special thing is that कि ये रिएक्शन जो है दो अलग अलग मीडियम में ट्राई किया गया, DMF में भी ट्राई किया गया और हमारे पास जो है मेथनॉल में भी ट्राई किया गया। जनरली हम लोग लैब में एथेनॉल का यूज़ करते हैं, मान लो DMF में ट्राई किया गया और मेथनॉल में ट्राई किया गया, क्योंकि ये रिएक्शन को पाया गया कि जो फॉर्मेशन है मिथाइल एसीटेट का, ये जो मिथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट था मेथनॉल में इन कंपैरिजन टू DMF। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेस हो रहा था इनके बीच में, इसलिए ये रिएक्शन फास्ट हो गया मेथनॉल में, जबकि DMF उतना पोलर नहीं है। मेथनॉल अभी जस्ट OH ग्रुप का देखा है कि बहुत पोलर है, इसलिए ये रिएक्शन फास्ट हो गया उस मीडियम में। तो हमने कहा कि सॉल्वेंट भी एक रोल प्ले करता है। तो ये हमारे पास 5 फैक्टर्स है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन का स्पीड फास्ट होगा या फिर स्लो होगा। मूविंग ऑन, सो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो दिया गया था वो वुलबर्ग एंड वागे 1867 में दिया गया, बहुत साल पहले, मतलब तब भी जो है लोग जो है इतने हाई लेवल पे केमिस्ट्री पे डिस्कस कर रहे थे जो आज हमारे 2022 पे जो है हम लोग डिस्कस, 23 तो नहीं आया है, नहीं 22 ही है, 2022 पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट द लॉ ऑफ मास एक्शन से? लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the concentration of each reactant. Now we are discussing rate of reaction in term of reactant only. अभी हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, वहां पे हम लोग प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, पर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जब लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू आप देखिएगा तो हमेशा आप देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डेल्ट विद रेस्पेक्ट टू द मास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ओनली, नॉट ओनली द प्रोडक्ट। यहाँ पर हम थोड़ा नीचे हो गया है, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं और A और B। तो उसका कहना ये था गुलबर्ग और वागे का कि किसी भी रिएक्शन का रेट अगर A और B मिल करके कोई प्रोडक्ट C बना रहा है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में A और B मिल करके C बना रहा है तो वो डिपेंड करेगा, उसका स्पीड डिपेंड करेगा इन दोनों के कंसंट्रेशन पे। फॉर एग्जांपल आपने जो है नमक लिया और पानी लिया, नमक और पानी को जब आपने मिलाया तो डिपेंड, इसका रेट सिंपल एक चीज पे डिपेंड कर रहा है कि कितना आपने नमक लिया, कितना पानी लिया, मिलाया, और उससे आपका रेट निकल जाएगा। तो इसका ये कहना था कि उसके लिए जो है जो भी इसका स्टाइकोमेट्री है वो उसके पावर में जाएगा, A और B जो भी स्टाइकोमेट्री है वो उसके पावर में जाएगा, इससे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू जैसे हम बोल रहे हैं कि A प्लस B, इसको रहने देते अभी, A प्लस B, ये एक जनरल टर्म है, C बना रहा है। तो हम बोलेंगे भाई बताओ इस रिएक्शन जो C बन रहा है उसका रेट क्या है? तुम बोलोगे सर K टाइम्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसलिए उसके लिए K हम यूज किए हैं, रेट कांस्टेंट, A का पावर जो स्टाइकोमेट्री था वो पावर में चला जाएगा और B का जो स्टाइकोमेट्री है वो पावर में चला जाएगा, A टाइम्स A B टाइम्स B। ठीक है, अब ये हमको जो है पता लग गया कि गुलबर्ग और वावे का लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिंपल डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे और उसका जो स्टाइकोमेट्री है उसके पावर में चला जाता है, जो स्टाइकोमेट्री वही पावर में जाता है। याद रखना ये आगे काम आएगा रेट लॉ डिफाइन करने में, वहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, लगेगा एक जैसा पर है चेंजेस। तो अब क्या है, मान लो कि इसका कंसंट्रेशन भी 1 मोल्स पर लीटर कर दें और अगर इसका कंसंट्रेशन भी 1 मोल्स पर लीटर कर दे तब फिर रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट विल बी इक्वल टू K। और ये K को क्या कहते हैं? इस K को कहते हैं रेट कांस्टेंट, इस K को कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन आ गया। सो रेट कांस्टेंट इज क्या? रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K इसको बोल रहे हैं।
रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के इस the rate constant when the is the speed of the reaction, rate of the reaction when the concentration of reactant is unity. इसको एक अच्छे टर्म्स में भी हम समझ सकते हैं. कैसे समझ सकते हैं? सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन A और B मिल करके C बना रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K टाइम्स A का पावर क्या है, कुछ नहीं आगे मतलब 1, और B का पावर कुछ नहीं आगे मतलब 1. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ये भी 1 मोल पर लीटर है कंसंट्रेशन इसका, और इसका भी है 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन इसका. अब दोनों 1 हो गया तो खत्म. तो इसके लिए रेट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू व्हाट? K, और इसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट. तो जब वही कह रहे हैं रेट कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट वो रेट है जब दोनों जो भी रिएक्टेंट, यहाँ 2 रिएक्टेंट इसलिए 2 की बात करें, जब 2 रिएक्टेंट का रेट 1 कर दे तो जो रेट है वही रेट कांस्टेंट कहलाता है. बेसिक डेफिनेशन है. एग्जाम में भी इस तरह का घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको क्लियर रहना चाहिए उस चीज को लेकर के. सो यहां पर जो है कुछ स्पेसिफिक्स है रेट कांस्टेंट के बारे में. रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ स्पेसिफिक्स है. क्या है स्पेसिफिक्स? हायर विल बी द रेट कांस्टेंट, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. REACTION. तो जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा के जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्पीड से रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में बनना शुरू हो जाएगा. तो पहला ये पॉइंट है इसका. सेकंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि रेट स्पीड जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा स्पीड, और जितना ज्यादा स्पीड उतना जल्दी प्रोडक्ट बनने लगेगा. तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा मतलब टेम्परेचर ज्यादा है. याद रखना एग्जाम में इसी टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ही थियोरेटिकल टाइप का कि टेम्परेचर का क्या रोल है. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा K होगा. और वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज. अभी हम लोग जस्ट देखे थे, कहां पे देखे थे हम लोग ये चीज? अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि जब ये दोनों का कंसंट्रेशन 1 कर दिए तभी रेट कांस्टेंट जो है रेट के बराबर हो गया. तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है इन कंसंट्रेशन के ऊपर. जो रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्टली जो है रेट तब बन रहा है जब इन दोनों का कंसंट्रेशन 1 हो गया. इसका कहने का मतलब ये है. तीसरा कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द रिएक्टिंग स्पीशीज. उस पर डिपेंड नहीं कर रहा. किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और रेट पे डिपेंड कर रहा है. और चौथा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. द यूनिट ऑफ रेट CONSTANT. द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, क्या सिर्फ सेकेंड इनवर्स होगा या के, ये आगे हम लोग देखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स होगा. क्या होगा रेट कांस्टेंट का यूनिट? वो डिपेंड करता है. यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, हाफ ऑर्डर है, क्या है उसका यूनिट जो है आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा. उसके बाद हम लोग के का यूनिट, एग्जाम में आता है उस टाइप का क्वेश्चन खास करके निकालने के लिए. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेट कांस्टेंट. ये तो हम लोग जस्ट देख लें. ग्रेटर इज द रेट कांस्टेंट, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है, रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यूनिट जो है वो उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज रेट लॉ और रेट इक्वेशन. एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है. इससे तो डेफिनेट क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से. What is rate law? Rate law is the rate law for a chemical reaction is the expression that provides a relationship between the rate of reaction and the concentration of reactant participants. The special thing to mention or note here is it is also stating about the reactants only, not about the products. Products की बात ही नहीं कर रहा है. It is only dealing with the rate of reactants. Higher will be the rate of reactant, more will be the rate of reaction. सो हमेशा याद रखना है कि जो हायर में हम लोग जैसे जैसे रेट लॉ की बात करेंगे वहां पर हम लोग रिएक्टेंट की बात करेंगे.
प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है। तो ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बट द स्पेशल थिंग टू मेंशन, अगर हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, AABB बना रहा है प्रोडक्ट, वहां पर हमने क्या देखा था, जब हम लोग तुरंत बैक में जाते हैं, वहां हमने क्या देखा था, यहां हमने देखा था AABB प्रोडक्ट बना रहा है, मगर A का कंसंट्रेशन जो है, A का पावर A हो रहा था, B का जो इसका स्टाइकोमेट्री था वो पावर में चला जा रहा था, मगर ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। मगर जैसे ही अगर हम आते हैं रेट लॉ के इक्वेशन के ऊपर, हेयर वी फाइंड दैट A का पावर A नहीं हो रहा है और B का पावर B नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ और टर्म्स X एंड Y हो रहा है। दिस इज अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन, बिकॉज किसी भी चीज का रेट जो है, हम लोग घर में कागज में बैठ करके रेट नहीं निकाल सकते हैं। रेट निकालने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें लैब में जाना होगा, और एक्सपेरिमेंटली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो कभी कभी वो रेट तो उसके स्टाइकोमेट्री का पावर में हो सकता है, पर इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। इट कैन बी डिफरेंट, ये दूसरा हो सकता है, A can be equal to X and B can be equal to Y, but it is not always necessary, हमेशा नेसेसरी नहीं है, हो सकता है, पर इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो रेट लॉ क्या कहता है कि रेट लॉ कहता है कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन इट। कौन कौन रिएक्टेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी से हम रेट निकाल सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जो स्टाइकोमेट्री है वो बराबर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। जबकि रेट लॉ ऑफ मास एक्शन में जो है डायरेक्ट स्टाइकोमेट्री को पावर में रख दिया। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर X, B का पावर Y। दिस कैन बी इक्वल टू A का पावर A, हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एंड द सिचुएशन, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इस पे कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वही है डिफरेंट बिटवीन द रेट लॉ एंड मास एक्शन। वहां पर था AABB जो है वहां पे डायरेक्ट आ गया था, जबकि यहाँ पर जो है स्टाइकोमेट्री में जो है आपके पास X और Y है, where A, B, C are the stoichiometric coefficient of the reactants of product and rate equation for reaction is given by this। तो ये आपका जो है रेट लॉ है, रेट इक्वेशन है, रेट एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोलिए। जब भी अब अगर ज्यादातर क्वेश्चन में रेट निकालने के लिए कहा जाए, रेट ऑफ लॉ लगाइए या रेट एक्सप्रेशन, दोनों सेम चीज है, उसमें लगाइए कि, और वहां पर कंसंट्रेशन जो लीजिए वो कंसंट्रेशन सिर्फ रेट ऑफ रिएक्टेंट का लीजिए, प्रोडक्ट का नहीं लेना है आपको, और उसका जो स्टाइकोमेट्री है उसके आगे जो नंबर लगा हुआ है उसके पावर में वो जाएगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है, कहीं कहीं पर एक्सेप्शन है कि नहीं भी होता, पर इट इज नॉट इक्वल्स टू स्टाइकोमेट्री, ये हमेशा याद रखना है। गेट योर केमिस्ट्री राइट, ओके। अब ये जो है हमारे पास डायरेक्ट एकदम सिलेबस में लंबा चौड़ा एकदम शुरू में ही लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। तो जब तक आप रिएक्शन के बारे में नहीं जानिएगा, रेट के बारे में नहीं जानिएगा, रेट लॉ के बारे में नहीं जानिएगा, तब तक आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बता पाएंगे। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम पावर ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन गिव्स द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग जो है थियोरेटिकली समझा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास 1A है प्लस 2B है और ये बना रहा है आपका C। तो रेट लॉ जब आप लिखिएगा तो 90% केसेस में क्या लिखिएगा, K, A का पावर A, B का पावर 2, ठीक है, इस तरीके का। ये आप उसका रेट लिख दीजिएगा, क्यों? क्योंकि हम रिएक्टेंट से बनते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जो भी उसके पावर में है बस उसको ऐड कर दीजिए और वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा। पर माइंड इट, ये स्टाइकोमेट्री हमेशा जो है सेम नहीं हो सकता, चेंज भी हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन में आपको मेंशन करके दिया रहेगा इक्वेशन। जब इक्वेशन में आपको रेट ऐसा लिख करके दे देगा तो समझ लीजिए कि आपको ऑर्डर निकालना है किस तरीके से, इसी तरीके से। अगर नहीं दिया हुआ रहता देन इट इज अ डिफरेंट केस। सो यहां पर हमारे पास है ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर कंसीडर्ड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होगा, ये याद रखना, प्रोडक्ट का नहीं लेना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रिएक्शन एक्शन ऑर्डर कैन मेक एन इंटीजर वैल्यू। इसको हम लोग सिंपल टर्म से समझते हैं कि ऑर्डर जो है,
ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। 1 2 3 सब कुछ हो सकता है पर नेगेटिव नहीं होगा। और चौथा पॉइंट है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इसीलिए तो बोले कि वो ऑर्डर का स्टाइकोमेट्री जो है वो इसके इक्वल नहीं हो सकता है, स्टाइकोमेट्री के ऊपर रेट में नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। अगर एक्सपेरिमेंट में आपको रिएक्शन आया है तो आप ऑर्डर लगा सकते हैं रेट लॉ में, अगर नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक रिएक्शन है A + B गिव्स C, मान लीजिए, और ये 1 है ये 2 है, ठीक है। तो हम अगर आपसे रेट लिखने बोलेंगे, आप बोलेंगे सर रेट इक्वल्स टू K, A का पावर कुछ नहीं आगे मतलब 1 और B का पावर आगे 2 है मतलब 2। मान लीजिए कि हम इस रेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अब क्या लिखेंगे इसी चीज को 3A + 6B = 3C। अब हम तुमसे बोलेंगे बताओ रेट क्या है, तुम बोलोगे सर रेट इसका पावर A है, K का पावर A का पावर 3 और इसका पावर सर 6 है। रेट चेंज हो गया इतना तेजी से, पहले 1 था और सीधा पावर 3। तो बस सिंपल हम एक कॉपी में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए तो उससे रेट बढ़ गया। ऐसे तो आप सोचिए कि आप घर में खाना रखे हैं और आप चाह रहे हैं कि जो है मेरा भाई जो है नहीं खाए, ये खाना खराब हो जाए। अब पेपर कॉपी में लिए इंटू 3 कर दिए, अपने आप जो है वो रिएक्शन इतना फास्ट हो गया, रेट इतना फास्ट हो गया, तुरंत खराब हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने से तो कोई भी जो है अपने कॉपी में जो है लेकर के रेट का स्पीड को बढ़ा देगा, स्पीड बढ़ा देगा। दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि थ्योरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है। इसीलिए रेट जो है, ऑर्डर जो है हमेशा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन A है, B है और एक प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका ऑर्डर हमेशा x + y है, ये A + B नहीं है। हाँ, A = x हो सकता है सर्टेन कंडीशन में और B = y हो सकता है सर्टेन कंडीशन में, पर इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो क्या करें सर, अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन है जो क्या करें, एग्जाम में आपको इस तरीके से दिया हुआ रहेगा रेट = K A का पावर 1/2 B का पावर 3/2। अब यहाँ से आप सीधा ऑर्डर प्लस करके निकाल दीजिए, या फिर वो मेंशन करेगा कि ये जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तब आप उसको लेकर के चलिए। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही लेकर के चलना होगा, ठीक है। तो ऑर्डर कैसा हो सकता है, 0 ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है और सूडो ऑर्डर भी हो सकता है। अब ये ऑर्डर्स क्या होते हैं विल डिस्कस इन द फर्दर स्लाइड्स। आई होप आई एम क्लियर टू यू, इतना दूर तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, जैसे ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन जो है ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। ऑर्डर हम लोग कैसे डिफाइन किए सर, ऑर्डर हम लोग डिफाइन किए कि रेट ऑफ इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे उसमें जो है हम लोग स्टाइकोमेट्री को पावर में भेज देते थे जनरली, और उसमें क्या करते थे बस खाली स्टाइकोमेट्री जो पावर में था उन दोनों को जोड़ करके जो आता था वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और हम ये पता लगा देते कि उसका ऑर्डर क्या है। एग्जाम में आ सकता है ऑर्डर निकालने के लिए, खास करके टॉपिक में मेंशन किया हुआ है। तो ऑर्डर 0 भी हो सकता है, +1 प्लस नहीं मतलब प्लस में हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। तो हम एक एग्जांपल ये 0 ऑर्डर रिएक्शन में, 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। 0 ऑर्डर का यही मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल H2 और Cl2 को मिलाते हैं और HCl बनेगा, तब जब Hµ होगा, जब आपके पास Hµ का ये एनर्जी होगा E = Hµ, ये एनर्जी होगा तभी HCl बनेगा। अगर आप वो Hµ रेडिएशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन शुरू नहीं होगा और HCl नहीं बनेगा। तो बताइए इस रिएक्शन में अगर हम Hµ को छुपा दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर आप इसको डाल भी दीजिएगा तो डिपेंड नहीं करेगा, मगर ये डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये इस रेडिएशन पे डिपेंड कर रहा है, H2 और Cl2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब H2 और Cl2 के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है ये एक 0 ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल हमारे पास है जहां पर अमोनिया ब्रेक हो रहा है N2 और 3H2 में। अब हम ये कहेंगे कि अगर हम मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का यूज नहीं करें और हाई प्रेशर का यूज नहीं करें, क्या अमोनिया ब्रेक हो जाएगा N2 और 3H2 में? तो नहीं, वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा या ब्रेक ही नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमको अमोनिया का कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि ये प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो वो रेट जो है
ये जाएगा, तो हम इसीलिए इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कुछ अदर फैक्टर्स पे। कंसंट्रेशन आप अमोनिया का बहुत बढ़ा दीजिए, एक टैंकर ले लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है गैस, या फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन का भर भर के ले लिए रूम में, रिएक्शन नहीं प्रोसीड होगा अनलेस अनटिल कि आप ये नहीं देंगे, इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट किस पे डिपेंड करेगा, इसके कंसंट्रेशन पे। रेट विल बी इक्वल्स टू K टाइम्स SO2Cl2 कंसंट्रेशन। ये SO2Cl2 जितना ज्यादा बढ़ाइएगा रेट उतना फास्ट होगा, जितना कम कीजिएगा उतना स्लो होगा। फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन, देख के नहीं समझ में आ रहा कि ये फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन है, 3/2 इसका ऑर्डर है, नहीं देख करके समझ में आएगा। आप बोलिएगा सर इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, मतलब ऑर्डर क्या कर दें हम, 2 कर दें? बोलेंगे नहीं, नहीं हो सकता ऑर्डर। क्यों? यहाँ पर फिर पूछेंगे क्यों, बोलेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि ये जो है इसका ऑर्डर 3/2 है। तो यहाँ पर इसी तरीके से धोखे खाने वाले सिचुएशन हो सकते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देख करके बता सकते हैं। नाउ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर जो रेट है वो इस पे भी डिपेंड कर रहा है और इस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो सीधा हम लोग ऑर्डर देखें 1 + 1 2, तो हम लोग रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है K टाइम्स आपके पास CH3CO, और किसके कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। रेट दोनों के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर रेट दोनों के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो ये जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपका हो गया है। सो दिस कैन बी फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस टाइप का रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, फिर मॉलिक्युलैरिटी देखेंगे। ओके चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। तो कंसंट्रेशन फॉर अ रिएक्शन R2P, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस इन 25 मिनट्स। तो मान लीजिए आपके पास एक कोई रिएक्शन था जहाँ R से P बन रहा था। तो मान लीजिए कि जब आपका टाइम t = 0 था तो R का कंसंट्रेशन कितना था, 0.03 मोल्स था। तो उस समय तो P कुछ नहीं बना होगा, पर जैसे ही बोला R जब कंसंट्रेशन जब टाइम 25 मिनट्स हो गया तो फिर कंसंट्रेशन आपका क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया आपका 0.02 मोल्स। तो आपको बताना है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इसको हम सिर्फ बोथ के जगह मिनट्स में ही निकालते हैं, तो बस एवरेज रेट वही सेम रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन में कितना होगा, हमेशा हम लास्ट क्लास बताए थे कि फाइनल माइनस इनिशियल करना। फाइनल कितना हो गया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगा दिए। फाइनल कितना है 0.02 और इनिशियल कितना है 0.03। तो ये और टाइम में कितना चेंज है, पहले 0 था, फाइनल कितना है 25, फाइनल -0। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.01, ठीक है, बाय 25, और फिर हो जाएगा प्लस 0.01 बाय 25, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करके अब इसको जो है 100 और 25 होता है 0.4, ठीक है, इंटू 10⁻²। इसी तरीके से जो है आपका सॉल्व करेगा। तो जो देखने वाला चीज़ है आपके पास, वो देखने वाला चीज़ ये है कि जो है आपके पास जो है चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम से हम जो है निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। देखिए जो हम आपको बता रहे थे कि इफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाय दिस इक्वेशन, देखिए यहाँ पर आपको रेट का इक्वेशन दे दिया है, क्लियर कर दिया कि ऑर्डर जो है रेट जो है रिएक्शन का a⁴ यहाँ पर k होगा, k a⁴ b⁴ 1। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको रेट डिटरमाइन कर दिया गया, बस खाली पावर को जोड़ दीजिए, 2 + 1, इसका पावर 2 इसका पावर 1, कितना हो जाएगा 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, एकदम गारंटीड है कि आ सकता है ऐसा क्वेश्चन ऑर्डर निकालने के लिए। The unit of rate constant for the following reaction is,
ये हम लोग यूनिट जो है अभी तक रेट कांस्टेंट निकालने का अभी तक नहीं पढ़े हैं, इसलिए नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो है ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी तो नहीं पढ़े हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो एक रिएक्शन हमारे पास x + y गिव्स z, हमसे पूछता है व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी नहीं पढ़े आज, इसीलिए छोड़ देते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा मॉलिक्युलरिटी ty, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट हमारे पास क्या दिया, ऑर्डर निकाल सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो हम क्या कर देंगे, रेट इक्वल्स टू k टाइम्स x। x का कितना पावर है, x का पावर 1 है, विथ रेस्पेक्ट टू x ओनली पूछा है, तो x का पावर 1 है, तो सेकंड ऑप्शन ऑर्डर 1 है। मतलब या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। और कैसे पता चलेगा, बाकी एलिमिनेट हो गया है क्योंकि दोनों का सेकंड में 1 है। अब देखेंगे मॉलिक्युलरिटी 1 है कि 2 है, वो नेक्स्ट क्लास जब पढ़ाएंगे तभी बता पाएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे। हाँ, ये भी यूनिट्स जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे इसको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग, ये भी मॉलिक्युलरिटी ही का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। हाँ, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और ये मॉलिक्युलरिटी का क्वेश्चन है। तो आज हमें यही समझ में आया कि जो है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। अगर हम एक कंबाइंड वे में जो है आज हम लोग ये देखें, अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है समझ चुके हैं, हमें ये समझ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे। आज हमने देखा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखा रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद देखा हमने, उससे पहले भी हमने देखा, क्या देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। टेम्परेचर हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है, कैटलिस्ट हो जाता है, सरफेस एरिया हो जाता है, बहुत सारा अलग अलग चीज़। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन देखा, रेट लॉ देखा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, और उसके बाद हमने जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, एक कॉम्प्लेक्स और सिंपल रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर, फिर अर्हेनियस इक्वेशन, और आपके पास जो है बाकी थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट है। वो सारा पढ़ते हुए हम लोग जो है इस चैप्टर को खत्म करेंगे, और बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर में, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट कम से कम ये चैप्टर आए तो इस चैप्टर को एकदम सरलता से ईजी से आप जो है बना लें। और जब ये हो जाएगा आपका, तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम जो है कोई डिफिकल्टी नहीं होगा क्रैक करने में। केमिकल काइनेटिक्स हाथ में होना चाहिए। हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आने वाले क्लास में, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम आपको पहले ही बता देंगे कि भाई इससे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि हम तो ज्ञानी है नहीं, हमने क्वेश्चन पेपर देखा नहीं, हम गेस कर सकते हैं कि इससे आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू। संदीप जी, हाँ जी।